वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 18 जून 2020 और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। कल मैंने आप लोगों से कुछ सजेशंस मांगे थे कि हम इसे किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। मैं इनमें से कुछ कॉमन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो जैसे एक कॉमन कंसर्न ये था कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे कब पूछे जा रहे हैं, कब से पूछे जा रहे हैं। और दूसरा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएं और वो पार्ट भी आपको कवर हो जाए और एट द सेम टाइम आपको बता भी दिया जाए कि कब से आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बहुत पिन पॉइंटेड नहीं बताना चाहता कि हाँ मैं इस दिन से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या पूछने वाला हूँ, क्योंकि इससे आपकी स्टडी कंस्ट्रेन हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा वाइडली पढ़ें, ऐसा ना हो कि आप एक एक दिन का पढ़ रहे हों। तो कुछ इस तरीके से मॉडल डेवलप करने का प्लान हमने बनाया है कि आपके जो ये पूरे 10 क्वेश्चन हैं हम इनको 4+4 और +2 में डिवाइड करते हैं। 4 क्वेश्चन पिछले साल से पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन लेटेस्ट वीक से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो टुडे ऑनवर्ड्स, मतलब आज का तो सेशन हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, नेक्स्ट सेशन से मैं आपको बता देता हूं कि ये 4 क्वेश्चन मई 2019 से होंगे। मैं आपको मई का महीना बता रहा हूं, आप मई के महीने के सारे करंट अफेयर्स तैयार रखिए, उन्हीं में से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे अगले 10 से 15 दिनों तक। 4 क्वेश्चन आपको लास्ट वीक से किसी भी दिन से मिलेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए, लेटेस्ट में आपने जो पढ़ा हुआ है, ताकि आपको याद रहे। और 2 क्वेश्चन हमारे जो मैपिंग के चल रहे हैं हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो कल से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें 4 क्वेश्चन पिछले साल के मई के होंगे, ताकि आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। 4 क्वेश्चन लास्ट वीक का और 2 क्वेश्चन मैपिंग का रहेगा। मैपिंग का कौन सा पार्ट कल आपके लिए होमवर्क में होगा उसे हम एंड में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन ये बताता है कि हाल ही में इंडियन गौर का नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया। हमें जानकारी मिली कि हम जो एस्टिमेट कर रहे थे उससे ज़्यादा संख्या उनकी वहाँ पर है, अप्रॉक्सीमेटली 2000। तो इंडियन गौर के बारे में आप कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करिए। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये लार्जेस्ट एक्सटेंट का बॉइन है जो कि इंडिया का और साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा, ये कर्नाटका का स्टेट एनिमल है और इसे हंटिंग जो कंजम्पशन के लिए की जाती है उससे काफ़ी थ्रेट है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा इसलिए करेक्ट नहीं कि इसकी जो हंटिंग है वो नहीं की जा रही है, हंटिंग तो की जा रही है। ये कर्नाटका का स्टेट एनिमल नहीं है, रेदर ये गोवा का स्टेट एनिमल है। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कहाँ का स्टेट एनिमल है। तो इंडियन गौर जो है वो गोवा का स्टेट एनिमल है। इट्स इजी टू लर्न, जी फॉर गौर और जी फॉर गोवा, तो आसान होगा। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट और जो उसका आउट फ्लैंकिंग हिल का रीजन है वहाँ पर इनकी संख्या पाई जाती है। IUCN स्टेटस में ये वल्नरेबल हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कुछ लेक्स हैं जिनको आपको उनके स्टेट के साथ मैच करना है। लोनार लेक गुजरात, प्योंगयांग लेक असम और लोकटक लेक मणिपुर। बताइए कौन सा सही तरीके से मैच है, कौन सा नहीं मैच है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, प्योंगयांग लेक काफ़ी न्यूज़ में है, मतलब अगर आप यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं कि ये आसाम में है तो ये बहुत गलत चीज़ होगी, क्योंकि ये लद्दाख में है, हम सभी लोगों को पता है। तो मतलब जो दूसरा है वो तो गलत निकलेगा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ या तो 3 होगा या 1 और 3 होगा। तो लोनार लेक न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पर है ये शुड नो, और लोकटक लेक कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका सही जवाब है दैट इज़ 3 ओनली। तो देखिए, लोनार लेक महाराष्ट्र में है और प्योंगयांग लेक लद्दाख में है। महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है उसका कलर अचानक से चेंज हो गया, वो पिंक कलर का हो गया। कई तरीके की स्पेकुलेशन है कलर चेंज क्यों हुआ। इसका कारण या तो सैलिनिटी हो सकती है या फिर एल्गी का नेचर चेंज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। सैलिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, अगर आप 1 मीटर नीचे पानी में जाएंगे तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही सिमिलर लेक ईरान में है, वहाँ का भी जो कलर है वो चेंज हुआ था। तो जो कॉज मिला था वो हाई सैलिनिटी मिली थी। तो स्पेकुलेशन है कि यहाँ भी यही कारण हो सकता है, क्योंकि पानी अभी काफ़ी कम है तो वहाँ भी जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा हो सकती है और इस वजह से इस लेक का कलर चेंज हो सकता है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ये एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से बना था। ये डेक्कन प्लेटू के रीजन में पड़ता है, एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर टकराया था जिसकी वजह से ये लेक बन गई थी। तो अगला क्वेश्चन NIRF के बारे में है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पैरामीटर इसमें इस्तेमाल होता है, कौन सा नहीं होता है। लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, पार्टिसिपेशन ऑफ गार्जियंस, मतलब जो माता पिता हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, ये तीनों तो करेक्ट हैं, लेकिन ये पैरामीटर नहीं है।
तो यहाँ पर जो आपको सही जवाब मिलेगा दैट विल बी 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 6 पैरामीटर्स बताए गए हैं: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। चूंकि पैरामीटर्स 6 ही हैं इसीलिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर किसको रैंकिंग में क्या जगह मिली वो बताया गया है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया, यूनिवर्सिटीज़ में आईआईएससी ने टॉप, कॉलेज मिरिंडा हाउस है, टॉप डेंटल कॉलेज मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट है, और डेंटल कैटेगरी में यही रैंकिंग है। इसके अतिरिक्त टॉप जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी मद्रास है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकर मित्र के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इनिशिएट किया गया है यंग प्रोफेशनल्स के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये हेल्प करेगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को कि वो नए और इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सेस कर पाएँ। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आप देखें तो दो के दोनों ही बड़े जनरल से स्टेटमेंट हैं, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो सही जवाब है दैट इज़ बी, इनफैक्ट सी, इट्स बोथ करेक्ट, 1 एंड 2। ये जो सहकर मित्र इनिशिएटिव है ये एक स्कीम है जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए है, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो जाके इंटर्नशिप कर पाएंगे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ। जो लोग एलिजिबल हैं उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, जिन्होंने अपनी MBA डिग्री एग्री बिजनेस में, कोऑपरेशन में, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट इसमें किया है, वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पेड प्रोग्राम होगा, इसमें उन्हें कुछ पेमेंट भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में है। स्ट्रिंजेंसी का मतलब होता है कठोर। ये न्यूज़ में कई बार देखा गया, इसे कौन पब्लिश करता है बताइए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बताइए कुछ रेफरेंस मिल रहा है, क्यों पूछा गया होगा, क्यों न्यूज़ में रहा होगा। चलिए आपने जवाब सोच लिया है तो लेट मी टेल यू, सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसके बाद किस देश ने कितनी स्ट्रिंजेंसी के साथ जो नॉर्म्स हैं उनको लागू किया, उसी बेसिस पे ये इंडेक्स लॉन्च किया गया। इंडिया को टॉप के लेवल पे रखा गया। 17 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के, कि सरकार ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। कई तरीके के रिस्पॉन्स ऑप्ट किए गए, लाइक स्कूल्स को, वर्क प्लेस क्लोजिंग, पब्लिक इवेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टे एट होम पॉलिसी, इनको कितने इफेक्टिवली लॉन्च किया गया है। अगर किसी को 100 मिल रहा है नंबर, मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रिंजेंसी के साथ लागू किया, जिनको 0 मिल रहा है उन्होंने बहुत लापरवाही बरती। तो इंडिया को जो मार्क्स दिए गए हैं, जो स्कोर दिया गया है वो 100 दिया गया है। इंडिया ने कुछ अन्य देशों के साथ हाईएस्ट लेवल की स्ट्रिंजेंसी ऑप्ट की, सख्ती बरती कोविड-19 को रिप्लाई करने के लिए। ये रिस्पॉन्स की बात नहीं करते, रिजल्ट की बात नहीं करते कि रिजल्ट क्या निकला, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है प्रयास आपने कितने इफेक्टिवली किया, तो ये प्रयास का इवैल्यूएशन करते हैं और उसमें उन्होंने इंडिया को 100 मार्क किया है, 100 स्कोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन AIIB के बारे में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो चाइना ने प्रपोज किया था ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसमें वोटिंग शेयर किसी व्यक्ति का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके बेसिस पर बैंक रन कर रहा होता है, उसमें किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसी बेसिस पे वोटिंग शेयर दिया जाता है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मतलब किस देश को कितना वोटिंग राइट होगा। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो लेट मी टेल यू, यहां पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर किसी कंट्री का इकोनॉमिक साइज क्या है उसके बेसिस पर उन्हें वोटिंग शेयर दिया जाता है, ना कि इस बेसिस पर कि उन्होंने ऑथराइजेशन, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। कंट्री की जो इकॉनमी है उसे GDP या PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इवेलुएट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। फॉर्मेशन जनवरी 2016 में हुआ था और ये जो मेंबरशिप होती है वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं वो सभी लोग इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और जो रीजनल और नॉन रीजनल मेंबर्स हैं उसमें इसे डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है IUCN के लिस्ट में और अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये मोस्ट एबेंडेंट मात्रा में पाया जाता है, सी टर्टल है जो कि दुनिया में पाया जाता है, प्रीडोमिनेंटली हर्बीवर्स है, मतलब शाकाहारी होता है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने जवाब सोच लिया लेट मी टेल यू, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये हर्बीवर्स नहीं है बल्कि एक कॉर्निवर्स है, मतलब ये मांसाहारी होते हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने पहले भी इस नेचर के प्रश्न पूछे हैं जहां पर उन्होंने ये पूछा कि कोई जीव हर्बीवर्स है या फिर कार्निवर्स है। तो आपको पता होना चाहिए ये डिटेल्स, अगर यूपीएससी ने पहले पूछी हुई हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी जीव के बारे में जो न्यूज़ में है। ऑलिव रिडले टर्टल अक्सर न्यूज़ में रहता है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, सेकंड स्मॉलेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाया जाता है। वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में, साइट के अपेंडिक्स 1 में है
और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इसे दिया गया है। 8वां क्वेश्चन कार्ड के बारे में है। कार्ड का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। तो आपको बताना है कि ये एक तरीके की एक मैकेनिज्म है या फिर एक एसोसिएशन है जिसको तैयार किया गया है ताकि इंडिया की कैपेसिटी को एनहेंस किया जा सके कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट को और स्पीडली बनाने के लिए। तो इसे किसने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सही जवाब आपने सोच लिया? अगर सोच लिया तो मैं बताता हूं। सी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम तेजी से टेस्ट कर सकें रैपिडली। रैपिड टेस्ट में होता यह है कि जब भी कोई बीमारी हमें लगती है तो उसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज आती हैं। तो एक पार्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज आती हैं पार्टिकुलर टाइप की डिसीज को काउंटर करने के लिए। तो हम रैपिड टेस्ट में उनके नंबर्स काउंट करते हैं कि क्या कोविड-19 को जो एंटीबॉडीज काउंटर करती हैं उनकी संख्या बढ़ तो नहीं गई है। अगर बढ़ गई है तो संभावना है कि इस व्यक्ति को कोविड-19 हो। तो यही है, इसी के लिए किट्स डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट कार्ड। 9वां क्वेश्चन, जैसे कि हमने प्लान किया था कि आज हम लोकल विंड्स जो नॉर्थ अमेरिका के हैं उन पर प्रश्न पूछेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सी ऐसी लोकल विंड है जिसे स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है? फोएन, चिनूक, जोंडा या फिर पैम्पेरो? बताइए। यहां पर अगर आपने सही जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, 20 द करेक्ट आंसर। चिनूक को ही आइस ईटर के नाम से जाना जाता है। जब वहां पर खूब सारी बर्फ जम जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो चूंकि ये एक वार्म और ड्राई एयर होती है, बहुत तेजी से फ्लो करती है, और जब ये बहुत तेजी से फ्लो करती है तो अचानक से सारी जो बर्फ होती है वो गायब हो जाती है। दैट्स वाई इसे स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी विंड है जो नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड नहीं है, मतलब इनमें से 3 होंगी और 1 नहीं होंगी। नॉरेस्टर, सेंटा आना, विलीवाओ और बर्ग। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर आपने जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डी बर्ग विंड है ये सही जवाब नहीं है। ये साउथ अफ्रीकन कैटाबेटिक विंड है। कैटाबेटिक विंड उन विंड्स को कहा जाता है जो पहाड़ी पर से उतरती हैं। ऐसे पहाड़ पर से जो विंड उतरती है उसे कैटाबेटिक विंड बोला जाता है। तो ये साउथ अफ्रीकन विंड है। नॉरेस्टर और सेंटा एना के बारे में तो आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो विली वॉर्म में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये साउथ ईस्ट अलास्का के रीजन में फ्लो करता है। तो अगर नहीं जानते थे तो आप जान लीजिए। तो यहां पर हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, और 2 ऑप्शनल भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली रीजनेबल रेट में है। कल का जो आपका पार्ट होगा मैपिंग का, वो होगा नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स एंड प्लेटूज। आई रिपीट, नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स और प्लेटूज के बारे में आप पढ़ के रखिएगा। इनसे कल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैपिंग के पार्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल आपसे 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी कि मई 2019 से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन लेटेस्ट वीक के होंगे। दिन मैं नहीं बताऊंगा, आप लेटेस्ट का तो कम से कम रिवाइज करके रखिए। वो आपसे कहीं से भी पूछे जाएं, आप रेडी रहिए। और मई का पूरा महीना तैयार रखिए, वहां से हम फ्री होंगे कहीं से भी पूछने के लिए। इसके अतिरिक्त 2 क्वेश्चन मैपिंग के होंगे और उनके टॉपिक आपको एक दिन पहले बता दिए जाएंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।